अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और क्वारंटीन में टाइम अच्छा गुजर रहा होगा। इस टाइम को बेहतरीन तरीक़ाकार जो यूटिलाइजेशन का है वो है कि आप रीडिंग कीजिए, मैक्सिमम जनरल रीडिंग। वेन एवर आई से रीडिंग कीजिए, दैट मीन्स के यू डोंट हैव टू बी स्पेसिफिक, यू डोंट हैव टू बी चूज़ समथिंग स्पेसिफिक। रीडिंग के लिए जो भी आपकी इंटरेस्ट है, जस्ट ये चीज़ ज़हन में रखिए कि वो रीडिंग इंग्लिश में होनी चाहिए। किसी भी ऑथर की लिखी हुई हो सकती है। यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय जस्ट रीडिंग थिंग्स। जो फर्स्ट स्टेप है ना लर्निंग का, वो रीडिंग है। उसके बाद ऑब्वियसली राइटिंग भी आती है, फिर आपका काम इवेल्युएट होना भी आता है, ये सारे काम आते हैं, लेकिन फ़र्स्ट स्टेप जो है वो रीडिंग है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि मेरी पहली 2 अटैम्प्ट्स जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया और मेरी 3rd अटैम्प्ट जिसमें मैंने क्वालिफाई किया, उन दोनों में रिटन में स्पेसिफिकली अगर हम देखें कि मेन डिफरेंस क्या था, तो वो जनरल रीडिंग का था। मतलब 3rd अटैम्प्ट में ऑब्वियसली एक बेस बनी हुई थी, पता था एग्ज़ाम कैसे होते हैं, पेपर में आता क्या है क्या नहीं आता, सिलेबस काइंड ऑफ तैयार हुआ हुआ था, नोट्स काइंड ऑफ बने हुए थे, बस उनकी अपग्रेडेशन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस उसकी ज़रूरत थी। तो उस वो जो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता था, जो मैं नोट्स नहीं बनाने पड़ते थे इस तरह का काम, उसमें मैं रीडिंग करता था। और लाहौर में एक बुक स्टोर है, रीडिंग्स नाम है उसका, वहाँ पे गए, कोई अच्छी सी किताब कोई भी उठाई जो इंटरेस्ट मेरी हो। मेरी इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल है हिस्ट्री में है, रिलीजन में है, मोस्टली इसी में है, इस्लामिक हिस्ट्री में है, तो मैं उसके रिलेटेड किताबें उठा लाता था। और उस चीज़ ने मेरा ना सिर्फ नॉलेज इन्हांस किया, बल्कि मुझे ये बताया कि किसी चीज़ को, किसी आइडिया को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। उसने मुझे ये भी बताया कि 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर कैसे करना है, किसी को एनालाइज कैसे करना है, किसी चीज़ की के ऊपर क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल एवेल्यूएशन उसकी कैसे होगी। और ये वो चीज़ें हैं जो मैं मतलब अपने तई खुद से इंटेंशनली लर्न नहीं कर रहा था, लेकिन अनइंटेंशनली मेरा ब्रेन ये चीज़ें लर्न कर रहा था। जैसे बच्चे का ब्रेन अनइंटेंशनली नए सेंटेंसेस सीखता है, आपसे जस्ट वो वर्ड सीखता है और उससे सेंटेंस बनाना उसका ब्रेन खुद सीखता है। इसी तरह रीडिंग के थ्रू भी आपका ब्रेन वोकेबलरी अनइंटेंशनली सीख रहा है। 2 चीज़ों को जोड़ना कैसे वो अनइंटेंशनली सीख रहा है, कनेक्टिविटी कैसे लेके आनी है, कोहेरेंस कैसे लेके आनी है, चीज़ें जोड़ के प्रेजेंट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपका ब्रेन अनइंटेंशनली सीख रहा होता है जस्ट थ्रू रीडिंग। सो टॉपिक से तो हम लोग हट गए। मैं इसीलिए कर रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इधर स्काइप हमारी जो ओरिजिनल क्लास है उसमें के अंदर भी सारे आ जाएं और फेसबुक वाले भी इकट्ठे हो जाएं। सो मूविंग टूवर्ड्स टुडेज टॉपिक विच इज़ प्रेसी राइटिंग। प्रेसीज जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है, मतलब अगर हम सिंपली उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें या उसको आम अल्फाज में जानने की कोशिश करें, तो हम लोग उर्दू में लिखा करते थे, तलखीस एक होती थी जिसे खुलासा भी हम कहते थे। तलखीस लिखना, किसी चीज़ को शॉर्ट करना, किसी चीज़ को समराइज़ करना, इसको प्रेसिस बोलते हैं। CSS में कुछ रूल्स हैं, उन सिंपल रूल्स हैं। इनिशियली जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप इन रूल्स को अपने सामने रख लेंगे, हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करके या अपने हैंड रिटन फॉर्म में अपने सामने रख लीजिए। बाय एंड ऑफ द प्रेसी राइटिंग, व्हेन यू आर डन राइटिंग प्रेसी, जब आपने फाइनली कर लिया तो उसको फिर वो देखिए, वो रूल्स उसके साथ कंपेयर कीजिए कि उसमें से कौन कौन से रूल उसके साथ आपने फॉलो किए हैं और कौन कौन से रूल्स ऐसे हैं जो आपने फॉलो नहीं किए। जो रूल्स फॉलो नहीं किए वो नेक्स्ट टाइम फिर प्रैक्टिस के दौरान उनके ऊपर आपने स्पेशल फोकस रखना है कि इनके ऊपर भी मैंने ध्यान रखना है। द वेरी फर्स्ट रूल फॉर प्रेसी राइटिंग इज़, क्वेश्चन आंसर हम लोग एंड पे कर लेंगे फेसबुक वालों, तो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर अपने संभाल के रखिए, बेशक लिख लीजिए अपने पास, एंड पे रख लेंगे। अच्छा, द वेरी फर्स्ट रूल, the very first thing which you need to keep in mind while solving a précis is theme of the passage. Theme of the passage basically है क्या
कि आप मतलब कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, जो वहाँ पे प्रेसी का पैराग्राफ आया है आपका पेपर में, वो उसको आप पढ़ रहे हो, तो एक सेंट्रल आइडिया, एक बात आपके जहन में आती है कि दिस इज़ व्हाट द रीडर इज़ टॉकिंग अबाउट। जिसने भी वो पैराग्राफ लिखा है वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। वो जो आपके जहन में बात आई ना कि दिस इज़ द थिंग द रीडर इज़ टॉकिंग अबाउट, वो बेसिकली थीम है। मसलन वो कोई ट्रिप भी हो सकता है, वो कोई हिस्टोरिकल इवेंट भी हो सकता है, वो कोई हिदायत भी हो सकती है, वो कोई क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ आपको वो पूरा पैसेज पढ़ने से जहन में आए, वो बेसिकली उसका थीम होता है, जो सेंट्रल आइडिया आपको जहन में आए कि दिस पैसेज इज़ अबाउट दिस थिंग। अब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। कुछ लोग, हम लोग वो बचपन में मैट्रिक, एफएससी में, बीए में भी समटाइम्स जो इंग्लिश के सब्जेक्ट है वहाँ पे भी ये सिखाया जाता था कि आपको पहली एक दो लाइनों में या आखिरी एक दो लाइनों में आपको टाइटल ऑफ द प्रेसी मिलेगा, जो आपने टाइटल देना है। और बेसिकली वो टाइटल ही तो थीम होता है ना, जो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि थीम आपने ढूंढना है, वो टाइटल इटसेल्फ थीम है। तो ये बात जहन में रखिए कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो स्टार्ट में मिलेगा या आखिरी लाइन में मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता। आपने पैसेज को एक दफ़ा रीड आउट करना है, दूसरी दफ़ा रीड आउट कीजिए, सो एज टू अंडरस्टैंड, उसको कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए। 2 to 3 टाइम्स आप उसको रीड आउट कीजिए, उसका मेन आइडिया ग्रैस्प करने के लिए। जब आप रीडिंग कर रहे होंगे, फर्स्ट रीडिंग स्पेसिफिकली, तो उस दौरान आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको फेस करने पड़ेंगे। मतलब कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपने ज़िंदगी में कभी सुना ही नहीं है, आप कभी उसको सामने ही नहीं किया उस वर्ड का, उसके ऊपर टाइम मत वेस्ट कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए और रीडिंग करते रहिए। दूसरी दफ़ा आप पढ़ेंगे तो थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तीसरी दफ़ा आप पढ़ेंगे तो ऐसे कोई भी वर्ड्स जो आपको वैसे समझ नहीं आ रहे थे, वो आपको कॉन्टेक्स्ट में समझ आने शुरू हो जाएंगे। उसके आगे और पीछे क्या बात हुई हुई है, उससे आपको एक रफ सा, वेग सा आइडिया हो जाएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। अब आती है मेन चीज़, जिससे आपकी प्रेसी भी आगे सॉल्व होगी और जिससे आपने पूरे प्रोसेस को लेकर चलना है। वो है कि प्रेसी के अंदर 3 किस्म के पॉइंट्स होते हैं। ये अभी तक मैं पहला रूल आपको डिफाइन कर रहा हूं, और पहले रूल का नाम है थीम ऑफ द पैसेज, तो उसी को भी अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 3 किस्म के पॉइंट्स होते हैं प्रेसी के अंदर, किसी भी प्रेसी के अंदर, उसको सॉल्व करने के हवाले से। पहले नंबर पे मेजर पॉइंट्स हैं, दूसरे नंबर पे माइनर पॉइंट्स हैं, तीसरे नंबर पे अननेसेसरी और इनएसेंशियल पॉइंट्स हैं। यहाँ पे इस रूल को बताते हुए मैं पहले 2 पॉइंट्स बताऊंगा, इनएसेंशियल या अननेसेसरी पॉइंट्स आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा। पहला वो पॉइंट्स हैं जो मेजर पॉइंट्स हैं, और दूसरे वो पॉइंट्स हैं जो माइनर पॉइंट्स हैं। मेजर पॉइंट्स कौन से हैं? जब आपने पैसेज को 3 दफ़ा पढ़ लिया, आपको उसका सेंट्रल आइडिया समझ आ गया कि किस चीज़ के बारे में बात हुई हुई है। ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो उस सेंट्रल आइडिया को डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, डायरेक्टली उस सेंट्रल आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, those will be your major points। ऐसे तमाम पॉइंट्स जो उस मेजर पॉइंट को की एक्सप्लेनेशन के लिए या उसकी एग्जाम्पल्स के तौर पर या उसके डिटेल में उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो डायरेक्टली उस थीम को तो हिट नहीं कर रहे, लेकिन एक्सप्लेन उसी को कर रहे हैं, वो आपके माइनर पॉइंट्स होंगे। मतलब मेजर पॉइंट्स वो हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, माइनर पॉइंट्स वो हैं जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, उसकी डिटेल बताने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सेंट्रल आइडिया को हिट नहीं कर रहे। ये पहला आपका पार्ट है, ये पहला रूल है, दैट यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पैसेज। और वो थीम ऑफ द पैसेज डिफाइन करने के बाद, या वो जो आपके मेजर पॉइंट्स होंगे जो सेंट्रल आइडिया को हिट कर रहे होंगे, वो आपके पैसेज का थीम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट थिंग हो गई। सेकेंड थिंग इज दैट प्रेसिज इज नॉट रिप्रोडक्शन, रादर रीमॉडलिंग ऑफ आइडियाज। अब ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ये 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं। मतलब रिप्रोड्यूस करना भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या होता है, और रीमॉडल करना भी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? आपको वो बच्चे नहीं एक डो के साथ, मिट्टी, चाइना क्ले जिसे बोलते हैं, एक मिट्टी के साथ रंग बिरंगी होती है, उसके साथ खेल रहे होते हैं। आप किसी बच्चे को वो डो दे दो
और उसको बोलो इससे जो तुम्हारा दिल करता है, जो शेप्स बनाना तुम चाहते हो वो बना लो। दिस थिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वट एवर दैट किड हैज़ इन हिज माइंड, वो बकरी है, वो चूहा है, वो बिल्ली है, वो शेर है, जो भी है उसके जहन में, वो अपनी मर्जी से जो उसके माइंड में है उसके मुताबिक उसको बना लेगा। रीमॉडलिंग क्या है कि मैं बच्चे को वो डो दूं और उसके साथ साथ 3 शेप्स भी दे दूं, एक स्टार की शेप दे दूं, एक मून की शेप दे दूं और एक कोई बटरफ्लाई की शेप दे दूं, और मैं बोलूं कि ये शेप्स बनाओ इससे। अब इसमें मैंने क्या किया, उस बच्चे की चॉइसेस रेस्ट्रिक्ट कर दी हैं, उसको लिमिटेड कर दिया है। मतलब वो अपनी ज़ाती मर्जी से कोई चीज़ नहीं बना सकता। रिप्रोडक्शन में वो अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ऐड कर सकता है, कुछ भी वहाँ से निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। रीमॉडलिंग में वो वही कुछ करेगा जो उसे रूल्स इजाज़त दे रहे हैं, और रूल्स क्या हैं कि आपने वो 3 शेप से अलहदा नहीं जाना। प्रेसी से क्या मुराद है कि रिप्रोडक्शन और रीमॉडलिंग क्या होती है? यू आर नॉट सपोज टू सिलेक्ट, यू आर नॉट सपोज टू डिलीट, यू आर नॉट सपोज टू चूज एनी सेंटेंस ऑन योर ओन कि ये सेंटेंस मैंने प्रेसी में लिखना है और ये सेंटेंस मैंने नहीं लिखना। अपनी मर्जी से आप ये काम नहीं कर सकते। हाँ, आप किसकी मर्जी से काम करोगे? मेजर पॉइंट्स और माइनर पॉइंट्स की मर्जी से। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई से 2 मेजर पॉइंट्स बीच में से स्किप कर दो, बिकॉज दैट विल बी अगेंस्ट द रूल्स। आपके वर्ड्स शॉर्ट हो जाएंगे और आप अननेसेसरी डिटेल्स में चले जाओगे, जबकि जो मेन बात करने वाली होगी वो आपने डिस्कस ही नहीं की हुई होगी। सो प्रेसिस इज नॉट रिप्रोडक्शन। यू आर नॉट सपोज टू एड अप एनीथिंग फ्रॉम योर ओन। एक आइडिया भी, प्रेसी में उसने 5 आइडियाज डिस्कस किए हुए हैं, आपने एक सिंगल बात भी अपनी तरफ से अगर ऐड कर दी तो दैट विल बी कॉल्ड रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन इज नॉट वेलकम एट ऑल। आपकी वो प्रेसी गलत तस्वर की जाएगी अगर आपने कुछ भी खुद से इंट्रोड्यूस उसमें करवाया, कोई भी चीज उसमें खुद से डाली। सो योर जॉब इज रीमॉडलिंग ओनली। यू जस्ट हैव टू टेक डाटा फ्रॉम दैट स्पेसिफिक पैराग्राफ और उस डाटा को स्क्वीज करके आपने एक अपना पैराग्राफ बना के पेपर चेकर को प्रेजेंट कर देना है। अब ये था रूल नंबर 2, दैट प्रेसिस इज नॉट रिप्रोडक्शन बट रीमॉडलिंग ऑफ आइडियाज। रूल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर स्टूडेंट्स इसके ऊपर आके गलती करते हैं, आके प्रॉब्लम उनके सामने क्रिएट होती है। अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि प्रेसिस को अगर हमने शॉर्ट करके लिख दिया तो हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारा काम डन हो गया। फॉर एग्जाम्पल वो क्या करते हैं, पहली लाइन पहला सेंटेंस पकड़ा, उसको शॉर्ट किया किसी तरीके से भी, अल्फाज उसके मतलब उसको स्क्वीज करके लिख दिया, दूसरा सेंटेंस पकड़ा स्क्वीज कर दिया, तीसरा पकड़ा स्क्वीज, चौथा, 5वां, 10वां, 100 सेंटेंसेस हैं उनको शॉर्ट करके 33 सेंटेंसेस 100 वर्ड्स हैं उनको शॉर्ट करके 33 वर्ड्स बना के वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, वही बातें छोटी करके प्रेजेंट कर दी। इससे होगा क्या कि आप ब्रेविटी तो ले आओगे, आपने उसे प्रिसाइज तो कर दिया, कंसाइज तो कर दिया, छोटा तो कर दिया, तलखीस आपने उसकी लिख दी, लेकिन उन तमाम जो सेंटेंसेस आपने बनाए हैं उन तमाम में कनेक्टिविटी नहीं होगी, कोहेरेंस नहीं होगी, कोई लिंकेज, रब्त नजर नहीं आएगा। मतलब वो पढ़ते हुए ऐसे लगेगा जैसे एक सेंट्रल आइडिया के ऊपर आपने बात नहीं की, मल्टीपल चीजें मिक्सअप हुई हुई हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं होगी। इन सिंपल वर्ड्स, प्रेसिस इज बोथ क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स ब्रेविटी के ऊपर फोकस करते हैं, एक एक सेंटेंस पकड़ के उसे शॉर्ट करके प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन उसमें क्लैरिटी ऑफ आइडिया नहीं होती। उनकी दी हुई प्रेसी को पढ़ने से वही सेंट्रल आइडिया और थीम नजर नहीं आ रहा होता जो ओरिजिनल पैसेज में होता है। सो यू आर नॉट सपोज टू चूज ब्रेविटी एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी। कभी भी मत ये सोचिए कि आपने सिर्फ उसे शॉर्ट करना है, ना सिर्फ शॉर्ट करना है बल्कि एग्जैक्ट वही मीनिंग्स भी देने हैं जो ओरिजिनल पैसेज से मीनिंग आ रहे थे, जो ओरिजिनल पैसेज से आपको पढ़ने से समझ आ रही थी, वैसी ही समझ रीडर को आपकी प्रेसी पढ़ने से भी आनी चाहिए। सो ब्रेविटी एंड क्लैरिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब जबकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑब्वियसली आप एग्जाम में तो बैठे नहीं हो, 1 साल के बाद जाके ऑलमोस्ट कहीं एग्जाम होंगे, वो भी अल्लाह करे अगर कोरोना ख़त्म हुआ तो फिर जाके इस तरह के आएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने आइडियाज़ में ब्रेविटी तो जाहिर सी बात आपने लानी, शॉर्ट तो आपने करना ही करना है,
उसमें क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ है कि नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, घर में बैठे हुए हो, या आप अपने दोस्तों के साथ हो, हॉस्टल्स में हो, कहीं पे भी हो, तो आपके पास गोल्डन चांस है, आप दोनों चीज़ें चेक कर सकते हो। क्लैरिटी, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा वो मेरा बेटा आ गया था दरवाजे पे और वो शोर कर रहा था, उसको अंदर छोड़ने गया था। हम ये बात कर रहे थे कि अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाउ कैन यू जज योर सेल्फ कि आपके आइडियाज़ में क्लैरिटी मौजूद है या नहीं है? तो उसका सिंपल तरीका है, आप जो भी आपने राइटअप किया, प्रेसी जो भी आपने बनाई, उसका फाइनल ड्राफ्ट जो आपने फाइनलाइज कर लिया, वो अपने घर में, अगर आप घर में हो ऑब्वियसली, तो आप अपने घर में कोई भी जो पढ़ा लिखा है उस बंदे को, या अगर आप हॉस्टल में हो तो आप किसी अपने कलीग को, किसी दोस्त यार को, आप उसको दिखाओ विदाउट टाइटल, आप उसे बताओ ये पढ़ो और इससे मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ आती है। अगर तो वो उस बंदे के सामने आपका पैसेज मेक सेंस करता है, दैट मीन्स कि आपकी पैसेज में क्लैरिटी मौजूद है, और वो भी आपको वही सेंट्रल आइडिया बताता है जो आप अपने जेहन में लेके आए थे, इट मीन्स कि क्लैरिटी ऑफ आइडियाज मौजूद है। अगर वो ये कहे कि यार मुझे समझ नहीं आ रही, इसमें 2-3 आइडियाज़ मुझे महसूस हो रहे हैं, इसमें मिक्सअप हैं चीज़ें, कुछ इस तरह का वो आपको तासुर दे, दैट मीन्स कि आप ब्रेविटी तो लेके आए हो लेकिन क्लैरिटी नहीं लेके आए। सो the rule number 4 is that your praise must make sense to a person who has not read the original passage. जिस बंदे ने ओरिजिनल पैसेज नहीं पढ़ा हुआ, उसके सामने भी रखने से ये मेक सेंस करनी चाहिए। ऑब्वियसली जिसने ओरिजिनल पैसेज पढ़ा हुआ होगा वो तो आपको फिर जज करेगा आपकी रीमॉडलिंग ऑफ आइडियाज़ पे कि आपने कैसे उसको लिखा है, प्रेसी ठीक की है, उसमें फिर आपको वो स्ट्रक्चर देखेगा, टेंसेस देखेगा, ग्रामर देखेगा, स्पेलिंग देखेगा, वो सारी चीज़ें वो आपकी चेक करेगा। लेकिन फर्स्ट जो सेंस उसके जहन में जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए कि आपके पैसेज में क्लैरिटी मौजूद है। फिर रूल नंबर 5, यू आर ऑलवेज सपोज टू यूज योर ओन लैंग्वेज। अब ओन लैंग्वेज से मुराद ये नहीं है कि वहाँ पे पश्तो में या पंजाबी में या सिंधी में जाके आप प्रेसी लिखना शुरू कर दें, ये काम नहीं करना। ओन लैंग्वेज से मुराद ये है कि आपने प्रेसी के जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको कॉपी नहीं करना। अपने पास, आपके पास इतने वोकेबलरी होनी चाहिए, इतना आपके पास इंफॉर्मेशन, डाटा, नॉलेज होना चाहिए कि आप उन्हीं चीज़ों को अपने अल्फाज में प्रेजेंट कर सकें। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा प्लीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। नॉलेज से मुराद ये नहीं कि आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने कोई अपनी तरफ से शेयर करनी है, उस नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ का टेस्ट है। जितने आप वेल रेड होंगे उतना आपके अंदर एबिलिटी होगी कि आप किसी एक बात को मुख्तलिफ अंदाज से प्रेजेंट कर सकें। जितना आप वेल रेड होंगे उतनी आपके अंदर एबिलिटी होगी कि आप सिनोनिम्स रिप्रोड्यूस कर सकें। जितना आप वेल रेड होंगे उतना आपके, वो एक टर्म इंग्लिश में यूज़ की जाती है लोक्वेंस, कि कितना खूबसूरती से आप किसी एक ही बंदे की बात को अपने अल्फाज में प्रेजेंट करते हो, और उस बात का मतलब भी वही रहे और मतलब भी चेंज ना हो, लेकिन अल्फाज बिल्कुल आप अपने इस्तेमाल करो। सो ये भी रूल है कि यू हैव टू यूज योर वेरी ओन लैंग्वेज। नेक्स्ट रूल इज प्रेसिस इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन। मतलब आप आई, वी, अस ये टर्म यूज नहीं करेंगे। यू, योर सेल्फ, यू, इस तरह का वो भी आप टर्म्स यूज नहीं करेंगे। आप थर्ड पर्सन में ही में, शी में, दे में, देमसेल्व्स में, इस तरह के आप टर्म्स यूज करेंगे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपकी प्रेसी ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन में आ जाती है। मतलब किसी ऐसी बुक से पैसेज लिया जाता है जो किसी बंदे ने अपनी ही ज़ाती ज़िंदगी पे लिखी हो, ऑटोबायोग्राफी जिसे कहते हैं। तो उसमें तो ऑब्वियसली जो पैसेज लिखा हुआ होगा उसमें माई वर्ड यूज़ हुआ होगा, मैंने ये किया, मैं उधर गया, मैंने फलाने के साथ रब्ता किया, ये वो।
तो उसको आपने फिर क्या करना है, तो फिर उसकी प्रेसी लिखने से पहले आपने ये काम कर लेना है, राइटर सेज दैट, वो ऑटोमेटिकली जितनी बातें होंगी सारी थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएंगी। जहां पे उसने आई यूज किया होगा वहां पे आप ही यूज कर लेंगे। राइटर सेज दैट ही डिड दिस, ही डिड दैट, ही वेंट देयर, ही वेंट, ये वो फ्लांटम कांड, वो सारी चीजें आप उसमें लिख देंगे। सो अगर फर्स्ट पर्सन में ओरिजिनल पैसेज है तो उसको आप इस तरह थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हो। हमेशा प्रेसी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती है, डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखी जाती, डायरेक्ट नरेशन में नहीं लिखी जाती। मतलब कहने का ये है कि अगर ओरिजिनल पैसेज के अंदर कोई इन्वर्टेड कामाज में बात हुई है, किसी का कोई कोटेशन कोट किया गया है, किसी की कोई जाती राय वहां पे डिस्कस की गई है, तो आप उसको भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। विदाउट इन्वर्टेड कामाज जर्नल स्पीच में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। सो इस रूल में मैंने बेसिकली आपको दो चीजें बता दी, एक कि आपने थर्ड पर्सन में हमेशा लिखना है, और दूसरा ये कि आपने हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच यूज करनी है, डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखना। अब आते हैं, शुरू में मैंने आपको कहा था कि प्रेसी के अंदर कुछ इनएसेंशियल या अननेसेसरी पॉइंट्स होते हैं। प्रेसी के अंदर ऐसे तमाम नाम, ऐसी तमाम एग्जाम्पल्स, ऐसे तमाम कंपैरिजंस, ऐसे तमाम इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जिनके बगैर आप सेंट्रल आइडिया कन्वे कर सकते हैं, वो सारे इनएसेंशियल पॉइंट्स कहलाएंगे। कोई नेम्स यूज हुए, किसी का एड्रेस बताया है, किसी की फिगर बताया है, कोई फिगर से मुराद है फिगर न्यूमेरिकल डाटा, जिसमें मतलब कि वो कोई एड्रेस है या कोई उसकी एज है या कोई परसेंटेज है। एजुकेशन का पाकिस्तान में क्या वो है, पर कैपिटा कह रहा हूँ, लिटरेसी रेट क्या है, इस तरह की कोई चीज़ें अगर यूज़ हुई हैं, ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसे तमाम न्यूमेरिकल डाटास, ऐसे तमाम नाम, ऐसे तमाम एड्रेसेस, ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें जिनके बगैर आपका सेंट्रल आइडिया कन्वे हो सकता है, वो इनएसेंशियल या अननेसेसरी पॉइंट्स काउंट होंगे। लेकिन वो अगर आपके सेंट्रल आइडिया के लिए ज़रूरी हैं तो फिर वो इनएसेंशियल काउंट नहीं होंगे, उनको फिर आप डिस्कस करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है, मतलब इसमें वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी इसी के अंदर आ गई। नेक्स्ट रूल इज नो पर्सनल एडिशन। वो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, जब मैंने बताया था कि वो आपने रिप्रोड्यूस नहीं करना बल्कि रीमॉडल करना उसको। नो पर्सनल एडिशंस, यू आर नॉट सपोज टू ऐड इवन अ सिंगल आइडिया फ्रॉम योर ओन साइड। अब रिडक्शन कितनी करनी होती है? कॉमन जो रूल है, असूल है, वो ये है कि रिडक्शन 1/3 होगी। मतलब अगर ओरिजिनल पैसेज में 100 वर्ड्स हैं तो आपकी प्रेसी के अंदर 33 वर्ड्स होंगे। समटाइम्स वहां पे जस्ट ये लिखा हुआ होगा कि इस पैसेज की प्रेसी कीजिए, तो 1/3 इज ऑब्वियस, आपने फिर ये नहीं सोचना कि कितने वर्ड्स में प्रेसी करनी है। समटाइम्स क्लियरली लिखा हुआ होगा कि 1/3 में प्रेसी कीजिए। समटाइम्स इवन ये ज़्यादा मज़े की बात होती है, समटाइम्स पीएमएस के पेपर में कभी कभार होता है, सीएसएस में भी शायद कभी हुआ हो, मेरे होते हुए तो नहीं हुआ। समटाइम्स वर्ड काउंट भी दिया हुआ होता है कि फॉलोइंग पैसेज का 33 वर्ड्स में प्रेसी लिखो। उसमें फिर आपको फायदा ये हो जाता है कि आपको ओरिजिनल पैसेज के वर्ड्स नहीं काउंट करने पड़ते। अदरवाइज यू हैव टू काउंट ईच एंड एवरी वर्ड। जितने आप पहले पूरे वो उसको समझेंगे, उसके वर्ड काउंट करेंगे और उसके बाद फिर उसकी प्रेसी बनाएंगे। अब एक वो बात कि उसमें कितने एक्स्ट्रा वर्ड आप ऐड कर सकते हो, या उसमें आप कितने वर्ड, मतलब जो लिमिट है उससे कितने कम वर्ड आप लिख सकते हो, तो उसमें डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट ओपिनियन बताते हैं। मेरा जो ज़ाती राय है, कोई उससे डिसएग्री भी कर सकता है, वो ये है कि आपको 3 वर्ड्स की एडिशन अलाउ हैं। मतलब अगर आपका ओरिजिनल पैसेज 100 वर्ड्स का है, आपकी प्रेसी 33 वर्ड्स की होनी चाहिए, तो मैक्सिमम यू कैन गो टू 36 वर्ड्स। दैट इज़ माई ओपिनियन। कुछ टीचर्स 5 वर्ड्स का भी कहते हैं, कुछ टीचर्स 10 वर्ड्स का भी कहते हैं, बट आई डोंट एग्री विद दैट। और माइनस में कि 33 से कम कितने होने चाहिए? एक भी कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 33 वर्ड्स लाजमी होने चाहिए और मैक्सिमम 36 यानी कि +3 हो सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज, ये एक गुडविल जेस्चर होता है, आप देना चाहें दे लें, ना देना चाहें आपकी मर्जी है। जब आप प्रेसी लिख चुके तो उसके एंड पे, बॉटम पे, राइट साइड पे
प्रेसी का फाइनल पैसेज जिसको पेपर चेकर ने चेक कर। हाँ, एक और ये कन्फ्यूजन है, अक्सर स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, जितना वो रफ ड्राफ्ट बनाते हैं ना, 1 2 3 4 जितनी वो प्रैक्टिसेस करते हैं वो सारी नीट साइड पे करते हैं। मैं इस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ। आप जब प्रेसी बना रहे हो, कोई इतना जहीन फतीन होता नहीं है कि वो मतलब पहले ही पैसेज में वो प्रेसी बना दे एग्जैक्ट एज इट इज़। उसको थोड़ी बहुत रद्दो बदल करनी पड़ती है, थोड़े बहुत सेंटेंसेस चेंज करने पड़ते हैं, एग्जैक्ट वो वर्ड काउंट नहीं बनता, थोड़ा ऐड करना पड़ता है, थोड़ा माइनस करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली उसने रफ वर्क थोड़ा सा करना होता है। तो पेपर चेकर को भी ये पता है कि इसने रफ वर्क किया हुआ है। अगर उसको बहुत ही शौक होगा आपका रफ वर्क, आपकी मेहनत देखने का, तो आंसरिंग शीट की बैक साइड पे आपने रफ वर्क करना है, वो वहीं पे देखेगा आपका रफ वर्क। उसको नीट साइड पे प्लीज़ रफ वर्क मत कीजिए। नीट साइड पे सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सॉल्व फाइनल प्रेसी है वो लिखिए। और वो मैं बता रहा था कि एक गुडविल जेस्चर होता है, यू हैव टू ऐड इक्वेशन इन द एंड। वो इक्वेशन क्या होती है? यू हैव टू राइट वर्ड्स इन पैसेज, जो टोटल वर्ड्स थे ओरिजिनल पैसेज के अंदर, वो फॉर एग्जांपल वो 100 वर्ड्स थे, वर्ड्स रिक्वायर्ड कि आपकी वो उन वर्ड्स का 1/3 कितना बनता है, वो 33 बनता है, एंड वर्ड्स इन प्रेसिस, और आपने प्रेसी में कितने वर्ड्स लिखे वो ऑब्वियसली 33 या 34 या 5 या 6 इतने आपके बनते हैं, वो आप उस वहाँ पे लिख दीजिए। ये एग्जामिनर के लिए एक आप मतलब एक अच्छा शुगून दे रहे हैं कि भाई मैंने मेहनत की है और मैं आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ, आपको मेरे वर्ड काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ये इतने वर्ड्स हैं। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए। अच्छा, क्वेश्चंस मैंने पहले भी कहा था हम एंड पे एंटरटेन करेंगे, तो मेरा थोड़ा सा तवज्जो उस साइड पे हो जाती है। मेरे सर मुजफ्फर बुखारी भी इस वक्त लेक्चर को सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप आप अच्छी सेहत में होंगे और स्टूडेंट्स की वेलबींग के लिए आप अभी भी पढ़ा रहे होंगे। मैं सर से लाहौर में पढ़ता रहा हूँ, खुशी हुई कि सर अभी सुन रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी प्रेसी बहुत लंबी हो जाती है, मतलब वर्ड काउंट 33 है, आपका फाइनल जो लिमिट है वो 33 की है, और ये 53 पे चली गई या 43 पे चली गई, बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर आपने क्या करना है? या अगर ये बहुत छोटी होगी तो फिर आपने क्या करना है? इफ़ इट इज़ टू लॉन्ग यू मे डिलीट वट एवर यू थिंक इज़ अ माइनर पॉइंट और इनएसेंशियल पॉइंट। ऐसी कोई भी बातें जो डायरेक्टली आपके सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड नहीं हैं, उसको डायरेक्टली हिट नहीं कर रही, एक्सप्लेनेशन वाली बातें हैं, उनको आप उसमें से स्किप कर सकते हो। और ये सारे काम आपने रफ ड्राफ्ट पे करने, फाइनल ड्राफ्ट पे आपने ये नहीं करने। ये प्लीज़ बात जहन में रखिएगा। फाइनल ड्राफ्ट आपने एक ही दफ़ा पेपर चेकर को प्रेजेंट करना है। सो इफ़ प्रेसिस इज़ टू लॉन्ग you may delete whatever you think is a minor point or inessential point. But if phrases is too short, अगर आपके वर्ड काउंट पूरे नहीं हुए, मतलब 33 वर्ड्स, 100 वर्ड्स का ओरिजिनल पैसेज था, 33 की आपने बनानी थी और आपकी प्रेसी 23 वर्ड्स की बन रही है, इफ इट इज टू शॉर्ट, तो फिर आपने ये काम नहीं करना। देन यू हैव टू गो टू ओरिजिनल पैसेज अगेन, उसको री रीड कीजिए और वहाँ पे देखिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने मिस कर दी, कौन सा मेजर पॉइंट्स है जो आपने मिस कर दिए, उनको री ऐड कीजिए। फिर आपने अपनी मर्जी से चीज़ ऐड नहीं करनी। लंबी हुई तो अपनी मर्जी से डिलीट कर सकते हैं, छोटी हुई तो अपनी मर्जी से चीज़ ऐड नहीं करनी। ओरिजिनल पैसेज को दोबारा पढ़ना है और फिर वहाँ से चीज़ें ऐड करनी है। ये भी हमेशा याद रखिए कि प्रेसिज कंसिस्ट्स ऑफ 1 पैराग्राफ ओनली। ओरिजिनल पैसेज आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, वो जितने मर्जी हों। उन सारे पैराग्राफ्स की जब आप तलखीस कर रहे होते हैं, जब आप प्रेसिज लिख रहे होते हैं, तो वो सिर्फ एक पैराग्राफ पे होगी। फिर ये असूल ज़हन में रखिए, इट मस्ट बी कनेक्टेड लाइक वन सिंगल आइडिया। उसमें कोहेरेंस लिंकेज होना चाहिए, नज़र आना चाहिए कि आप एक ही थीम को आपने स्क्वीज करके प्रेजेंट किया है, दरिया को या समंदर को कूजे में बंद किया है आपने। और लास्ट पॉइंट हमेशा ज़हन में रखिए, टाइटल इज़ अ मस्ट। 5 नंबर होते हैं और CSS में 5 नंबर इज़ वेरी 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 बिग डील। सो यू शुड नेवर मिस द टाइटल। टाइटल लाजमी दीजिए। टाइटल कोशिश कीजिए जितना क्या उसे कहते हैं, शॉर्ट हो लेकिन बा मैनी हो, जू मैनी हो,
डीप मीनिंग वाला हो उतना खूबसूरत लगेगा। मतलब टाइटल देते हुए आपने अपने आप को फातिमा सुरैया बजिया समझ लेना है अगर आप लेडी हैं, और अगर आप कोई पाया हैं, मर्द हैं, तो आपने अपने आप को समझ लेना है आप पॉलो कोलियो हैं और आप बहुत अच्छे राइटर हैं, उसकी आपने इज्जत रखनी है। अब आई विल स्टॉप टॉकिंग और आप लोगों को मैं मोहलत देता हूं कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप यहाँ पे फेसबुक वाले कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये जो मेरा बैच चल रहा है स्काइप पे, ये मुझे भी यहाँ पे मैसेजेस में जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। Only 2 minutes in checking the papers. I don't think so examiner would count words. He can roughly get an idea. Exactly, वो वाकई वर्ड काउंट नहीं करेगा। और आज मैं अपने वो जो ऑनलाइन क्लास थी, जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप था, उसमें मैं प्रेसिस चेक कर रहा था, वहाँ पे वर्ड काउंट अराउंड 99 वर्ड्स बन रहा था। एक पैसेज पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये बहुत शॉर्ट है, मतलब इवन 90 भी वर्ड्स नहीं है उसमें। मैंने मतलब जस्ट वो देखने के लिए कि मेरा गेस ठीक है कि नहीं है, मैंने उसको काउंट किया तो वो देवर अराउंड 68 या 67 वर्ड्स थे। तो एग्जामिनर ऑब्वियसली मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो उनको जल्दी आइडिया हो जाता है। सो आपने बेईमानी नहीं करनी, आप ईमानदारी से काम करेंगे। रफ ड्राफ्ट प्रेसिस में कहाँ किया जाता है? आप जैसे हम लोग बचपन में पेपर करते थे तो उसमें पिछली साइड पे आखिरी शीट के ऊपर हम लिखते थे ना, रफ अमल ऊपर लिख लेते थे, तो उसके अंदर हम जो भी गंद कचोला डालना होता था वो हम वहाँ पे करते थे। सेम हैपन्स हियर, आप यहाँ पे भी आंसरिंग शीट की बैक साइड पे जाके रफ काम करेंगे। डिफ़िकल्ट वोकेबलरी, अगर आपको वर्ड्स का ही आइडिया नहीं है तो आपके लिए डूब मरने का मुकाम है, आपको वर्ड्स का आइडिया होना चाहिए। हाँ, एक आध वर्ड समटाइम्स होता है, वो मुझे भी नहीं आता, उसकी खैर ही है, उसको आप कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में सारे चेंज करेंगे? जी बिल्कुल आप चेंज करेंगे। आप कैसे चेंज करेंगे? उसके लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने चाहिए। आपका प्रेसी टेंस, अगर तो वो ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन थी और आपने उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज की, यानी कि फर्स्ट पर्सन से उसे थर्ड पर्सन में चेंज किया है, तो वो ऑब्वियसली पास्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर वो आपने ऐसा कोई काम नहीं किया तो जो टेंस प्रेसी में था वही आपका टेंस होगा। जी जुनेद, ये इज ऑफ दी, ये भी वर्ड में काउंट होंगे। नंबर मेरी प्रोफाइल पे है जी, वहां पे ले सकते हैं आप। थर्ड पर्सन में लिखना लाजमी है। टेल अबाउट कनेक्टर्स इन प्रेसिस, क्या बताऊं उनके बारे में? जी ये बात बिल्कुल, दैट इज प्रेफर्ड चॉइस। आयशा बच्चे, आप दोबारा लेक्चर सुन लीजिएगा, आपको वो शुरू के पॉइंट्स का आइडिया हो जाएगा। टेंस चेंज नहीं होगा जी। जिसका फर्स्ट पॉइंट मिस हुआ है वो लेक्चर दोबारा सुने, उनको मिल जाएगा। सर अगर माइनर अननेसेसरी पॉइंट्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कवर होते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। मतलब यू हैव टू कीप इट टू मिनिमम, आपका वर्ड काउंट पूरा होना चाहिए। उसमें अगर आपका माइनर पॉइंट भी एक आध डिस्कस हो गया, लेकिन वो एट द सेक ऑफ मेजर पॉइंट्स नहीं होना चाहिए कि आपने कोई मेजर मिस किया और माइनर ऐड कर दिया, ये काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिए, ये 12 दिन 10 से 12 दिन डेली लेक्चर चलेंगे CSS क्लब के ऊपर। मैं डेली क्लास लूँगा। आज कल इंग्लिश ऐसे की क्लास थी इसेंशियल्स ऑफ एन ऐसे के ऊपर, वो तो CSS कॉर्नर पे हुई थी, उसका मैंने यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया था CSS क्लब में। आज क्लास हुई प्रेसी राइटिंग के ऊपर। अभी मैंने आप लोगों को स्काइप वालों आप लोगों को टास्क भी देना है 2 प्रेसिस का, वो आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है, मुझे याद करवाइएगा। कल हमारा लेक्चर होगा ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर, उसकी अल्लाह आपका भला करे, आउटलाइन मेकिंग के ऊपर, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और उसमें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। कल हमारा ये लेक्चर होगा CSS क्लब में भी और यहाँ पे भी।
अपना कनेक्टर्स बिल्कुल यूज़ करने चाहिए कोहेरेंस क्रिएट करने के लिए, लिंकेज क्रिएट करने के लिए। फेसबुक वाले हो अपना अपना ध्यान रखो, खुशबाश रहो। मीनवाइल आपके बाद में कोई क्वेश्चंस हुए तो इसी पे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में ही। मैं अब ये स्काइप वालों को टास्क दे लूँ। अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। गुड प्रेसी राइट। अच्छा, CSS में लिमिटेशंस नहीं आपने डिफाइन करनी। जो पूछते हैं ना सर कितना पढ़ लें तो काफ़ी होगा, कितनी तैयारी कर लें तो काफ़ी होगी, देयर इज़ नथिंग इनफ इन CSS। आप जितना बेहतरी की तरफ जाओगे, जितना आप अपने आप को प्रमोट करोगे, उतना अच्छा है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।